अपने ही पैरों के नीचे हम आज तक मुश्किल से 13 किलोमीटर से ज्यादा गहराई तक कोई छेद नहीं कर पाए। सही बात है। तो धरती के अंदर जाना अंतरिक्ष में जाने से ज्यादा मुश्किल क्यों है? आज की इस डीप डाइव में हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे। हमारा मिशन है उस 6371 किलोमीटर के अनजान सफर को समझना जो हमारे ठीक नीचे मौजूद है। ये सचमुच विज्ञान की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। मतलब ऊपर की तरफ हमारी नजरें ब्रह्मांड के छोर तक पहुंच गई हैं, लेकिन नीचे की तरफ हम अपनी ही धरती की ऊपरी त्वचा को बमुश्किल खरोच पाए हैं। जैसे अभी स्क्रीन पर एक प्रीमियम सिनेमैटिक सीन शुरू हो रहा है, आप देख सकते हैं एक डार्क बैकग्राउंड में पृथ्वी का ये रियलिस्टिक 3D मॉडल कितनी धीरे धीरे रोटेट कर रहा है। हाँ, और इसमें से जो चमकती हुई दरारें दिख रही हैं बिल्कुल लावा की तरह रोशनी फेंक रही हैं। बिल्कुल। और बैकग्राउंड में जो 6371 किलोमीटर्स का होलोग्राफिक टेक्स्ट ब्लिंक कर रहा है ना, वो हमें याद दिलाता है कि ये कितनी बड़ी चुनौती है। जरा सोचिए, हम चांद पर जा सकते हैं लेकिन अपने पैरों के नीचे कुछ किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकते। तो फिर हमें ये सब पता कैसे चला? क्योंकि ये जानना कोई मामूली बात नहीं है। ज्वालामुखी प्रस्फुटन की भविष्यवाणी करना हो, भूकंपीय गतिविधियों को समझना हो, या फिर प्लेट विवर्तनी की मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स के रहस्यों को सुलझाना हो, इस गहराई को जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और जब किसी बंद डिब्बे को हम खोल नहीं सकते तो हम उसे हिलाकर उसकी आवाज सुनकर ये अंदाजा लगाते हैं कि अंदर क्या है। वैज्ञानिकों ने भी ठीक यही तरीका अपनाया। अच्छा। हाँ, हमारे पास जानकारी के दो मुख्य स्रोत हैं। पहले हैं प्रत्यक्ष स्रोत यानी डायरेक्ट सोर्सेस, जैसे कि खनन या माइनिंग। हाँ, माइनिंग और डीप ओशन या इंटीग्रेटेड ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स। हाँ, लेकिन इनकी गहराई बहुत ही सीमित है। रूस में जो कोला सुपर डीप बोरहोल है वो इंसान द्वारा खोदा गया अब तक का सबसे गहरा गड्ढा है। और वो कितना गहरा है? करीब 12 किलोमीटर के आसपास। हाँ, सिर्फ 12.2 किलोमीटर। पृथ्वी की 6371 किलोमीटर की गहराई के सामने ये दूरी तो एक सेब के छिलके जितनी भी नहीं है। मतलब ड्रिलिंग करके अंदर जाने का सपना तो वहीं खत्म हो गया। एग्जैक्टली। गहरे अंतरतम यानी डीप कोर को समझने के लिए हमें अप्रत्यक्ष स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। इनडायरेक्ट सोर्सेस। हाँ, जैसे गुरुत्वाकर्षण विसंगतियां, चुंबकीय सर्वेक्षण, उल्कापिंडों का विश्लेषण और सबसे महत्वपूर्ण भूकंपीय तरंगे। बिल्कुल, भूकंपीय तरंगे यानी सिस्मिक वेव्स। इसे आप अर्थ सोनार भी कह सकते हैं। मैंने उल्कापिंडों के बारे में पढ़ा था, वो बड़ा अजीब लगता है। मतलब धरती के अंदर क्या है ये जानने के लिए हम आसमान से गिरे पत्थरों को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो एक ही निर्माण सामग्री से बने हैं। जब हम भारी लोहे वाले उल्कापिंडों का विश्लेषण करते हैं तो हमें सुराग मिलता है कि पृथ्वी का कोर भी शायद ऐसे ही भारी धातु से बना होगा। अरे वाह, मतलब वो एक तरह का सैंपल है हमारे सौर मंडल का। हाँ, लेकिन जो एकदम सटीक नक्शा हमें मिला है वो भूकंपीय तरंगों से ही मिला है। इसमें 3 मुख्य तरंगें होती हैं। सबसे पहले पी तरंगे यानी प्राइमरी वेव्स। ये अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और सबसे तेज चलती हैं। और इनकी खासियत यह है कि ये ठोस और तरल दोनों में चल सकती हैं, राइट? बिल्कुल। दूसरी हैं एस तरंगे यानी सेकेंडरी वेव्स। ये अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स होती हैं। ये पी तरंगों से थोड़ी धीमी होती हैं और इनकी सबसे बड़ी खासियत जो विज्ञान के लिए एक वरदान साबित हुई, हाँ, वो ये कि एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही चलती हैं। एग्जैक्टली। जैसे ही कोई तरल माध्यम आता है, एस तरंगे वही लुप्त हो जाती हैं। और तीसरी होती हैं एल तरंगे या सरफेस वेव्स, जो सिर्फ धरातल पर चलती हैं और सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। तो ये जो एस तरंगों का तरल में लुप्त होना है, यही तो वो निर्णायक साक्ष्य है ना, एक आहा मोमेंट। बिल्कुल, इसी ने साबित किया कि अंदर कुछ तरल है। जैसे हम स्क्रीन पर 3D अर्थ मॉडल के अंदर जूम कर रहे हैं, ये जो पार्टिकल एनिमेशन शुरू हुआ है, इसमें नीली और लाल रंग की तरंगे मतलब पी और एस वेव्स पृथ्वी के अंदर से गुजर रही हैं। हाँ, और आप देख सकते हैं कि जब लाल वाली एस तरंगे तरल क्रोट से टकराती हैं तो वो एक शानदार ग्लोइंग इफेक्ट के साथ वहीं रुक जाती हैं। और नीली वाली पी तरंगे मुड़कर यानी रिफ्रैक्ट होकर आगे बढ़ जाती हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे डॉक्टर शरीर को काटे बिना मेडिकल अल्ट्रासाउंड या सोनार से अंदर देख लेते हैं, बस यहाँ मरीज हमारी पृथ्वी है। सही कहा। अरनमुज, ये तो पता चल गया कि अंदर क्या ठोस है और क्या तरल, लेकिन वहां का माहौल कैसा है? कितनी गर्मी और कितना दबाव है? ये फिजिकल डायनामिक्स वाला हिस्सा मुझे हमेशा से बहुत डरावना लगता है। डरावना तो है, गहराई के साथ सब कुछ एक्सट्रीम हो जाता है। अगर हम तापमान की बात करें तो मोहो सीमा पर यह लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। 1000 डिग्री?
हाँ, और आंतरिक क्रोड तक पहुंचते पहुंचते ये 5200 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। मतलब सूर्य की सतह जितनी गर्मी। बिल्कुल। इसकी जो भूतापीय प्रवणता है वो औसतन 0.3 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ती है। स्क्रीन पर जो ये 3 हाईटेक डस्ट प्रूफ डायल्स पॉपअप हुए हैं, तापमान, दबाव और घनत्व के लिए, इनकी सुइयां गहराई के साथ कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हाँ, और दबाव का डायल देखिए। कोर मेंटल बाउंड्री यानी सीएमबी पर दबाव 135 गीगापास्कल होता है और केंद्र में ये 360 गीगापास्कल तक पहुंच जाता है। 360 GPa। रुकिए। अगर तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो सूर्य की सतह जितना गर्म है, तो सब कुछ पिघलकर तरल क्यों नहीं हो जाता? मतलब सबसे अंदर का क्रोड ठोस कैसे रह सकता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। इसका जवाब है वो एक्सट्रीम दबाव जो 360 GBA का है। तो गर्मी और दबाव की लड़ाई चल रही है? बिल्कुल। गर्मी चाहती है कि पदार्थ पिघल जाएं, लेकिन ये भयानक दबाव परमाणुओं को एक दूसरे से इतनी जोर से बांध कर रखता है कि उनके पास तरल बनने की जगह ही नहीं होती। इसलिए वो ठोस अवस्था में ही रहते हैं। और इसी वजह से घनत्व यानी डेंसिटी भी बढ़ जाती है। हाँ, सतह पर घनत्व लगभग 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, जो केंद्र में बढ़ते बढ़ते 13.0 तक हो जाता है। पर ये घनत्व सिर्फ दबाव से बढ़ता है क्या? नहीं, केवल दबाव से नहीं। यहाँ खनिजों का जादुई बदलाव होता है, जिसे मिनरल फेज चेंजेस कहते हैं। घनत्व में ये वृद्धि खनिजों के संरचनात्मक परिवर्तन से होती है। वो कैसे? जैसे कि 410 किलोमीटर की गहराई पर ओलिवराइन नामक खनिज पर जब दबाव पड़ता है तो वो बदलकर वैट्सलियाइट बन जाता है। और फिर 520 किलोमीटर पर वैट्सलियाइट बदलता है रिंगवुडाइट में। जैसे स्क्रीन पे वो 3D मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का होलोग्राफिक डिस्प्ले आ रहा है। आप देख सकते हैं कि दबाव के कारण वो मॉलिक्यूल पिचक कर नए, अधिक सघन क्रिस्टल्स में कैसे बदल रहे हैं। एग्जैक्टली। और 660 किलोमीटर पर जाकर तो रिंगवुडाइट टूटकर ब्रिजमेनाइट और फेरोपेरिक्लेस बन जाता है। रसायन वही रहता है, बस उनका ढांचा अत्यधिक दबाव के कारण बदल जाता है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। मतलब भौतिक स्थितियों को हमने समझ लिया, लेकिन अब पृथ्वी की इन परतों को हम बांटें कैसे? स्रोतों के अनुसार पृथ्वी को समझने के 2 अलग-अलग मॉडल हैं। हाँ, 2 अलग दृष्टिकोण हैं, रासायनिक मॉडल और यांत्रिक मॉडल। मतलब हम इसे तत्वों के आधार पर देखें या इसके व्यवहार के आधार पर। तो पहले बात करते हैं रासायनिक मॉडल की, जिसे एडवर्ड स्वेज ने दिया था। ये बताता है कि अंदर क्या है। बिल्कुल, स्वेज ने इसे 3 परतों में बांटा: सियाल, सीमा और नीफे। सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। हाँ, ये 50 से 300 किलोमीटर की गहराई तक होती है। इसमें मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं और इसका घनत्व 2.7 से 3.11 के बीच होता है। और उसके नीचे आती है सीमा, यानी सिलिका और मैग्नीशियम की परत। सही कहा। यही वो परत है जो ज्वालामुखी लावा का मुख्य स्रोत है। इसमें क्षारीय खनिज मुके हैं और घनत्व 2.9 से 4.7 तक होता है। और सबसे अंदर पृथ्वी के केंद्र में है नीफे, मतलब निकल और फेरस यानी लोहा। हाँ, ये अत्यधिक घनत्व वाली परत है, करीब 11 से 13, और यही हमारे चुंबकीय क्षेत्र या डायनामो का आधार है। ये तो हो गया कि पृथ्वी किन चीजों से बनी है, लेकिन वो काम कैसे करती है? यहीं पर आता है यांत्रिक वर्गीकरण या रियोलॉजी। रियोलॉजी हमें बताती है कि कैसे काम करता है। इसके अनुसार सबसे बाहरी परत है लिथोस्फीयर, जो 0 से 100 किलोमीटर तक है। इसमें हमारी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का हिस्सा आता है ना? हाँ, और ये परत अत्यंत कठोर या ब्रिटल होती है। और इसके ठीक नीचे है एस्थेनोस्फीयर, जो 100 से 660 किलोमीटर तक फैला है। मैंने सुना है इसे दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। बिल्कुल, ये दुर्बलता मंडल लचीला या डक्टाइल होता है। और इसके नीचे 660 किलोमीटर से आगे होता है मेसोस्फीयर, यानी निचला मेंटल, जो उच्च दबाव के कारण अत्यधिक दृढ़ होता है। अगर हम स्क्रीन पर इस स्प्लिट स्क्रीन सिनेमैटिक इफेक्ट को देखें तो बाईं ओर पृथ्वी का रासायनिक क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, सियाल, सीमा, निफे। और दाईं ओर यांत्रिक मॉडल दिख रहा है, लिथो, एस्थेनो, मेसो। जब हम एस्थेनोस्फीयर की बात करते हैं तो ये 3D एनिमेशन कितना सटीक लगता है। कठोर चट्टानें यानी लिथोस्फीयर एक चमकते, धीरे धीरे बहते हुए लचीले लावा जैसी परत पर फिसल रही हैं। हाँ, एस्थेनोस्फीयर प्लेट विवर्तनिकी के इंजन की तरह है। इसका लचीलापन एक लुब्रिकेंट या स्नेहक का काम करता है।
जिससे महाद्वीपीय विस्थापन यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट संभव हो पाता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये लिथोस्फीयर की कठोर चट्टानें एस्थेनोस्फीयर पर ऐसे तैर रही हैं जैसे किसी टूथपेस्ट के ऊपर बिस्किट खिसक रहा हो। अरे वाह, क्या बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिस्किट की तरह कठोर प्लेट्स टूथपेस्ट जैसे लचीले आस्थेनोस्फीयर पर खिसकती हैं। लेकिन जब हम इन परतों के बीच से गुजरते हैं तो बदलाव अचानक नहीं होते, राइट? जी कुछ खास सीमाएं होती हैं। हाँ, इन संक्रमण क्षेत्रों को भूकंपीय असतत्य या सीस्मिक डिसकंटिन्यूटीज कहा जाता है। जैसे हम इस वर्टिकल टनल वाले जूम ट्रांजिशन में देख सकते हैं, जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है, अलग अलग किलोमीटर पर ग्लोइंग रिंग्स दिखाई दे रही हैं, जिन पर इन सीमाओं के नाम लिखे हैं। सबसे पहले 15 से 20 किलोमीटर पर आती है कोनराड सीमा, जो ऊपरी और निचली भूपरपट्टी को अलग करती है। उसके बाद आता है मोहोरोविकिक या मोहो। हाँ, ये भूपरपट्टी और मेंटल के बीच की सीमा है। फिर लगभग 700 किलोमीटर पर रेपेटी सीमा है, जो ऊपरी और निचले मेंटल को अलग करती है। और 2900 किलोमीटर पर वो बहुत ही अहम सीमा आती है गुटेनबर्ग। बिल्कुल। गुटेनबर्ग सीमा निचले मेंटल और बाह्य क्रोड यानी आउटर कोर को अलग करती है। और अंत में लेहमन सीमा है, जो बाह्य और आंतरिक क्रोड के बीच है, करीब 5150 किलोमीटर की गहराई पर। अब जब कैमरा बाह्य क्रोड में प्रवेश कर रहा है तो नीले रंग की चुंबकीय बल रेखाएं यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायनामो इफेक्ट के रूप में निकलती हुई दिख रही हैं। ये बाह्य क्रोड, जो 2900 से 5150 किलोमीटर तक है, तरल अवस्था में है। और यहाँ एक दिलचस्प तथ्य ये है कि इस तरल में सिलिकॉन की उपस्थिति लोहे के गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देती है। अच्छा, इसीलिए वो तरल रहता है। हाँ, और तरल लोहे का यही बहना सेल्फ एक्साइटिंग डायनामो बनाता है, जिससे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसके ठीक अंदर है आंतरिक क्रोड, जो चरम दबाव के कारण ठोस अवस्था में है। मतलब क्रोड सिर्फ एक गर्म लोहे का गोला नहीं है, ये लगातार बदल रहा है। और हाल ही की वैज्ञानिक खोजों ने तो हमें पूरी तरह चौंका दिया है। स्रोतों में 2023 का एक अध्ययन है ना? हाँ, भूगतिज विश्लेषण यानी जियोडायनामिक एनालिसिस का वो 2023 का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। उससे ये पता चला है कि आंतरिक क्रोड का घूर्णन अब सतह की तुलना में धीमा हो गया है। क्या मतलब पृथ्वी के अंदर एक और पृथ्वी है जो अपनी ही अलग स्पीड पर घूम रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। जैसे इस पारदर्शी पृथ्वी के 3D मैप में दिख रहा है, अंदर का ठोस क्रोड एक लाल रंग के ग्लो के साथ घूम रहा है और अचानक एनिमेशन में उसके घूमने की गति बाहरी नीले रंग की सतह की तुलना में धीमी होती हुई दिखाई जा रही है। हाँ, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये कोई खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि ये 60-70 वर्षों के एक प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। अच्छा, तो इसका असर क्या होता है? इसका प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन और दिन की लंबाई, जिसे हम लेंथ ऑफ डे या LOD कहते हैं, उसमें सूक्ष्म परिवर्तनों के रूप में दिखता है। मिली सेकेंड्स का फर्क। बिल्कुल, लेकिन भविष्य के शोध ये मानते हैं कि इस चक्र में अगला बड़ा बदलाव 2040 के दशक में देखने को मिलेगा। इसीलिए बैकग्राउंड में 2040 का ये डिजिटल टाइमलाइन ग्लो कर रहा है। तो 2040 के दशक में क्रोड के घूर्णन चक्र में ये बदलाव निर्णायक होंगे। हाँ, उस समय हमें और सटीक डेटा मिलेगा कि ये सिस्टम असल में कैसे काम कर रहा है। अगर हम इस सारी चर्चा को समेटें तो पृथ्वी सिर्फ एक बेजान चट्टान नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक एकीकृत गतिशील प्रणाली है, एक इंटीग्रेटेड डायनामिक सिस्टम। इसका रासायनिक ढांचा सियाल, सीमा, नीफे और इसका यांत्रिक संतुलन लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर मिलकर वैश्विक विवर्तनिकी या ग्लोबल टेक्टोनिक्स का संचालन करते हैं। मतलब पृथ्वी का अंतरतम शांत नहीं है। कतई नहीं, वो अत्यंत सक्रिय है, लगातार धड़क रहा है। ये एक बहुत ही गहराई भरा नजरिया है। तो श्रोताओं, आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक विचारोत्तेजक प्रश्न पर गौर करते हैं। चूंकि 2040 के दशक में क्रोड के चक्कर में बदलाव अपेक्षित है, जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करेगा, तो क्या ये सूक्ष्म बदलाव हमारे आधुनिक नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट्स या यहाँ तक कि जानवरों के माइग्रेशन पैटर्न को भविष्य में कैसे प्रभावित कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। पूरी पृथ्वी का ये जो शानदार वाइड शॉट स्क्रीन पर दिख रहा है, जहां सतह से निकलती हुई चुंबकीय रेखाएं अंतरिक्ष में फैल रही हैं, ये हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल सिस्टम का बस एक छोटा सा हिस्सा है।
अगली बार जब आप अपना जीपीएस इस्तेमाल करें तो याद रखें कि वो सिग्नल सिर्फ आसमान से नहीं बल्कि आपके पैरों के नीचे 6000 किलोमीटर गहरी हलचल से भी जुड़ा हो सकता है। बिल्कुल सही। और इसी के साथ हमारी आज की ये डीप डाइव यहीं खत्म होती है।